अस्सलाम वालेकुम। 27वीं आइनी तरमीम के अदलिया पर क्या असरात होंगे? आइनी अदालत बन गई, जजों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया, तो आने वाले दिनों में अदलिया मजबूत होगी, आज़ाद होगी, या उसके फ़ैसलों के ऊपर वैसे ही रंग नज़र आएगा जैसे माजी में हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस के अंदर कोई ना कोई हमें कलर नज़र आता है? अगर तो वही सूरत हाल रहती है तो ज़्यादा अबतरी के इम्कान ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इंसाफ करने से कासिर रहेगा। ये आने वाले दिन तय करेंगे कि किस किस्म के जजेस जो हैं आला अदालतों में बैठे हैं और उनके फ़ैसलों के ऊपर क्या कोई असरात नज़र आते हैं या वो आज़ादी से फ़ैसले कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इसके साथ ही उससे भी बड़ी बहस ये है कि 28वीं आइनी तरमीम भी आएगी, क्योंकि कुछ ऐसे इशूज़ थे जो स्टेट के लिए, रियासत के लिए बड़े अहम थे, जिसमें सर फहरिस्त NFC अवार्ड का मामला है। NFC अवार्ड में हुकूमत सूबों को जो वसाइल दे देती है वो 18वीं तरमीम के नतीजे में उसके अंदर एक आइनी शिक आ गई हुई है कि जो NFC अवार्ड के तहत हक दिया जा रहा है सूबों को, उसको कम नहीं किया जा सकता। इजाफा तो उसमें हो सकता है, कमी नहीं लाई जा सकती। तो जब से ये नया अवार्ड आया उसके बाद से लेकर अब तक वफाक का जो बजट डेफिसिट है वो तेज़ी से 8-9% पे चला जाता है। सालाना हम 8-9 हज़ार अरब रुपया बैंकों से उधार लेते हैं जो हमारा नेशनल डेट में ऐड हो रहा है। पिछले अगर चंद सालों से हम अपने नेशनल डेट के नंबर सामने रखें तो हमारा जो एक्सटर्नल डेट है उसमें उतनी बड़ी मिकदार में इजाफा नहीं हुआ जितना तेज़ी से हमारा जो कौमी कर्ज़ा है, पाकिस्तानी बैंकों से लिया हुआ कर्ज़ा है, उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है। और उसका बड़ा सबब जो है हमारा बजट डेफिसिट है। सूबों को अब हम IMF के साथ क्योंकि एक एग्रीमेंट में है तो सूबों को हम मजबूर करते हैं हर साल बजट अनाउंस करने के बाद कि आप एक ख़ास रकम उसमें से इजाफी सरप्लस बजट की बनाएंगे। वो होता क्या है कि हम उनको 2000 अरब दिया, उसे कहते हैं 1500 स्पेंड करोगे, 500 इजाफी बजट पेश करोगे। 500 को हम लाते हैं वफाक में, IMF को बताते हैं कि वफाक का तो डेफिसिट था 10,000, 500 हमने पंजाब में बचाया, 250 सिंध से, 250 KP से, कुछ 100 अरब हमने बचाया बलूचिस्तान से, अब हम इसको 8,000 अरब पे ले आए। इस तरीके से हम बजट पिछले 3-4 सालों से बना के प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। अब हम डिफेंस के लिए भी पैसा उधार लेते हैं, तो इसको दुरुस्त कैसे करना है ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन दुरुस्त तो इसको करना पड़ेगा। डिफरेंट फार्मूलाज हो सकते हैं लेकिन इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। इसी तरीके से बाज़ मामला जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है, PTI के दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ लेकिन वो बात दरमियान में रुक, उसको दोबारा एजेंडा आइटम के तौर पर सामने पेश किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन दोनों इश्यूज़ को लेंगे। नए सूबों का भी तज़किरा हो रहा है कि NFC अवार्ड से मसला हल होगा, सूबे बनाने से मसला हल होगा, सिंगल नेशनल करिकुलम क्या बेहतरी लाएगा, जबकि हमारा जो मोस्ट मॉडर्न हमारा सिलेबस होना चाहिए था BSc लेवल्स के ऊपर, जिन बच्चों को हम मेडिकल में पढ़ाते हैं उनके ऊपर, उसमें इस्लाह हमने कई सालों से की नहीं, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अभी तक वो ज़्यादा दौर की तरमीम को हम एड्रेस नहीं कर पाए, जिसमें उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात को जो डॉक्टर बच्चे बनाते हैं उनको भी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते हैं उनको भी पढ़ाना लाजम करार दे दिया हुआ है। तो बहुत सारे इशूज़ हैं एड्रेस करने वाले, कौन से हो सकेंगे इस तरमीम के नतीजे में और कौन से नहीं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और शाहिद खटक साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PTI से, आपका भी खटक साहब शुक्रिया। शाह खावर साहब, 27वीं आइनी तरमीम, क्या इससे इंसाफ का निज़ाम साफ शफाफ होगा, आज़ाद होगा, मजबूत होगा या मज़ीद कमज़ोर होगा? देखिए, ये थोड़ा सा ज़रूर है कि 1973 में जब आइन बनाया गया था तो उस वक्त जो जुडिकेचर का जो चैप्टर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो एपेक्स कोर्ट वो थी, और उसमें जो है ख़ास तौर पे 3 ज्यूरिस्डिक्शंस उसको तफवीज़ की गई थी। एक थी एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन, एक थी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन और एक एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन 184 के तहत थी, जिसमें 184(1) के तहत अगर कोई भी 2 सूबों या गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या उनके दरमियान कोई तनाज़ा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट उसकी आर्बिटर होती थी और वो एक डिक्लेरेटरी जजमेंट देती थी। उसके अलावा जो 184(3) है वो था एक ऐसा इख्तियार जो कि बुनियादी हकूक़ के हवाले से है अवाम के, कि जो बुनियादी हकूक़ के सल्ब होने का मामला और उसमें अवाम उन नास और पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात हो तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी एक नोटिस ले सकती थी और किसी की एप्लीकेशन के ऊपर भी। और आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ अदवार में कहीं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हुआ, कभी कभी वो हुआ ही नहीं। तो उसका मकसद ये था कि जब एग्जीक्यूटिव अपनी आइनी कई जिम्मेदारियाँ लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से अदा करने में नाकाम हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आए और वो अपना एक जो है वो आइनी किरदार अदा करे। लेकिन उसकी बहस में हम नहीं पढ़ते कि पीछे वो
2007 के बाद जो जुडिशल एक्टिविज्म था उसमें वो कितना बेदरेग इस्तेमाल हुआ और उसकी वक़्त ही ख़त्म हो गई छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव की डोमेन थी, अब एग्जीक्यूटिव जो है वो फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आपकी ट्रेड और सारा उसकी जिम्मेदार होती है। आपने देखा कि फिर उस सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन की एक्सरसाइज में आपके बड़े बड़े इंटरनेशनल ठेके जो थे, आपका रेकोडिक का देख लें, आप कारके का देख लें, आप स्टील मिल का देख लें, आप बाकी चीज़ें देख लें, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, उनके ठेकों को जो है वो मनसूख किया गया, जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और रेक्वेडिक में तो आपको पता है कि $10 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ गया। तो एक बैलेंस जो है इसमें क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी था और इसमें हर हुकूमत, हर इंटेलिजेंस। लेकिन शौक आया था रेकोडिक को रिव्यू कराने का, कारके कैंसिल करवाने का। जी जी, उनके लिए तो आपने कोई सिस्टम ठीक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का तो बंदा इस्तेमाल हुआ था गोली चलाने का। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, अब ये अनयूजुअल ज़रूर है कि अब एक बहुत बड़ी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो 184(3) और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो आपने खत्म कर दी ना जी? नहीं, खत्म नहीं की। उन्होंने ये किया कि उसको वहां से विड्रॉ करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी, उनको दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट से तो विड्रॉ हो गई ना? नहीं, बिल्कुल विड्रॉ हो गई। अब बात ये है कि अब आप ये देखें कि ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर देखा जाए तो आप 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, जिसको बाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडोर्स किया, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि एक अलग आईनी जो है वो फेडरल अदालत बनाई जाए जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ के हवाले से और ख़ास तौर पर 184(3) उधर वो चली जाए। अब आपने 26वीं तरमीम में भी देखा कि जो उसका जो एक्चुअल टेक्स्ट था उसमें अलग आईनी जो है वो अदालत का ही कयाम था। इससे इंसाफ होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये तफवीज़ किया था इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को, वो सोच समझ के किया था, लेकिन वो जो उसका एक्सपीरियंस बड़ा गलत हुआ, तो उस पर फिर फ्रेमर ऑफ द लॉज और उन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर ये महसूस किया और ये कंसिस्टेंटली डिमांड आ रही थी। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ठीक है, शुरू में इसमें डिफ़िकल्टीज हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर ये काम स्मूथली शुरू हो गया तो वो जो लोगों के जो असल मुकदमात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, इस वक्त भी 52,000 लोगों के फौजदारी, आपके दीवानी, लोगों के कमर्शियल मैटर्स, ये उधर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट तो अब एपेक्स कोर्ट नहीं है ना? एपेक्स कोर्ट इन अ सेंस के हाई कोर्ट के ऊपर तो एपेक्स कोर्ट है वो। तो वैसे कौन है अब सबसे बड़ी दाद? हाँ, अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको जो है एक बिल्कुल एक सुप्रीमेसी एक हासिल है। सर किसी स्टेज पे इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। अब कब अल्लाह ताला वो हमें समझने की तौफीक देता है, ये अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बैरिस्टर दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, आपके ख्याल में इससे इंसाफ आसान हो जाएगा, शफाफियत आएगी, आज़ादी से फैसले होंगे, या अदलिया कमज़ोर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले जो शफाफियत है, उससे पहले, क्योंकि शायद शफाफियत से ज़्यादा जो बड़ा इशू था वो था बैकलॉग का, कि आइनी केसेस जो हैं, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, 8% थे और सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो तकरीबन 24 घंटे वो केसेस कंज्यूम करते थे। 3-3 महीने शेखावत साहब देखते रहे, हम देखते रहे कि 2-2, 3-3 महीने केसेस में लग जाते हैं। और जो बैकलॉग है वो तकरीबन 18-19 साल का बैकलॉग पड़ा हुआ है। जो आम बंदा है उसका जो रिलेटेड है आपने ख़ानदान से, फैमिली से, उसका कोई आइनी केस नहीं है। मैक्सिमम लोगों के कोई आइनी नहीं है। फौजदारी हैं, सिविल मैटर्स हैं, ठीक है ना। दीवानी के केसेस की अपीलें लोगों की 12-12 साल, 14-14 साल हो गई हैं, अपीलें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक गलत फ़ैसला हो गया, एक शामलात के ऊपर गलत लिख दिया, शामलात दे या शामलात कौन सी है, तो वो 20 साल हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने से रेक्टिफाई कराना है, लोगों के केस वहीं पड़े हुए हैं। तो आपका जो ये बैकलॉग है, जो अब आपके कोर्ट्स सेपरेट हुए हैं, तो सबसे पहले जो आपके 92% केसेस जो हैं उनको टाइम मिलेगा और उनको एड्रेस किया जाएगा। और जो सेपरेट आइनी कोर्ट्स हैं वो उसको जितना मर्जी पे टाइम लगाएं, इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और उसको ये चला सकते हैं। एक तो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बेहतर कम होगा। दूसरा, आपने एपेक्स कोर्ट की बात की, शेखावत साहब ने बात की। देखें, मोस्टली रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि जो फौजदारी का आखिरी स्टेशन कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट है।
दीवानी का आखिरी जो स्टेशन है वो कौन सा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक फैसला करती है, नहीं तो उसके ऊपर आप अपील सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं, मैं आपकी आम बंदे की बात कर रहा हूं। मैं वैसे जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक फैसला करती है। मुझे बात बताएं, आपके चाचा, मामा, फूफी, एक कैमरामैन, इनके जो मसले हैं, इनके आईनी कोर्ट में क्या मसला होगा? ये कहेंगे कि आइन का 184(3) को तशरीह करना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक फैसला है। मेरा सवाल है आपसे। नहीं, वो आप बात ठीक कह रहे हैं, वो बात ऊपर अपील लेके जाएंगे। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं है ना, गुंजाइश नहीं है, नहीं ले नहीं सकते, रिव्यू नहीं ले सकते। लेकिन कौन करेगा? तो फिर बड़ी अदालत कौन सी है? आवाम जो है, पूरी मुल्क के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि 184(3) का हमें ट्रांसलेशन बताओ, या हमें क्या नाम है 64(2) क्या कहता है इसकी ट्रांसलेशन बताओ। अदालतों को 4-6 महीने चलाने, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपने एक नई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी है। जो फौजदारी और नॉर्मल जो आम बंदे से रिलेटेड केस है, उनका एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ही है। मतलब यू कैन नॉट कॉल इट द एपेक्स कोर्ट, बट इट इज, बिकॉज दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। वो ट्रेन का आखिरी डब्बा है, आखिरी स्टेशन है, और वहां से फिर उन्होंने उतरना है। वैसे आपने उसको ट्रेन का आखिरी डब्बा ही बना दिया, अब वो इंजन नहीं रहा, वो आखिरी डब्बा ही है। वो या चढ़ना है या उतरना है, दैट विल बी द लास्ट स्टेशन। दूसरा, आपको इससे एक नज़र आएगा, देखिए दूसरा जो बहुत बड़ा एक डिबेट में सुनता हूँ रोज़ जो होती है, वो सबसे ज़्यादा जो इनको मसला है ना, वो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स का। मैं आपको सही बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो उनको मसला हुआ है, मुझे बताएं कि पाकिस्तान दुनिया का शायद क्या अकेला मुल्क है जहाँ ये होता है। आप हो रहा है, आप जर्मनी उठा लें, आप जापान उठा लें, आप फ्रांस उठा लें, कहीं 2 साल है, कहीं 3 से 5 साल है, कहीं 4 से 5 साल है। आपके अनलिमिटेड टाइम के लिए कभी भी कोई जज एक स्टेशन पे जाके या एक जगह से रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाता। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपके ऑटोमेटिकली कुछ कभी बायस हो जाता है, कभी आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर। तो आप व्हेन यू रोटेटेड आप रिवॉल्व अराउंड करते हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है। आपका फौज का जो इदारा है, आई थिंक वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बड़ा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। वहाँ भी 2, 2.5, 3 साल जितना मर्जी आप फने खान हो जाओ, बेस्ट परफॉर्म कर दो, नदीम मलिक साहब से भी अच्छा परफॉर्म कर दो, लेकिन फिर भी 3 साल बाद 47 के 3 साल बाद केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों के सामने, तो आपको वो जज जो एकदम दुखने लग गए थे। आप अगले दिन उठाएंगे उनको, उठा के तो फेंकेंगे आप उनको जैकबाबाद, किसी को वहां से सांस ना जैकबाबाद भेजें, कश्मीर भेजें, हाँ भेजेंगे, भेजें पाकिस्तान में जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है। केस पकड़े ना आपको जज, तो आप उठा के उसको भेजेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको भेजें, मतलब देखें ना, आप उनको भेजें या आप करेंगे, इनको भेजेगा कौन पहले बताएं? उनको मैं या आप तो नहीं भेजेंगे। जो उनको एलिवेट करता है, जो फोरम उनको चूज करता है, या तो होना मैं कहूँ कि दानियाल और नदीम मलिक साहब उनको उठा के भेज देंगे। जो आपको काउंसिल उनको चूज करता है, वही उनके उस चीज़ को देखेगा। एंड आई थिंक कि जहाँ पूरी दुनिया में अगर ये हो रहा है, एंड दिस प्रैक्टिस ओवर द इयर्स, आई थिंक ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस आएगी। मैं आपको बताऊं, अगर ये हम पिंडी में केसेस देखते हैं और करते हैं, पिंडी में बाज़ जजेस हैं जिनका एक ट्रेंड है कि उन्होंने एक सर्टन चीज़ के ऊपर, उसी केस के ऊपर, एक जज के पास लगेगा तो लोग बता देते हैं कि क्या फ़ैसला आएगा, दूसरे के पास लगेगा तो क्या फ़ैसला आएगा। बिकॉज आपको माइंड भी रीड करते हो, आपको चीज़ों को भी पता है, आपको पता है ये स्टे ऑर्डर देता है, ये खारिज कर देता है, ये बेल देता है, ये खारिज करता है, ये पोस्ट देता है, ये आफ्टर अरेस्ट देता है। मतलब एक माइंड सेट है दैट एवरी लॉयर जो कर होता है, प्रैक्टिस वो कर होता है। फिर बाज़ वकील होते हैं, वो कहते हैं कि यार के लाहौर हाई कोर्ट के बेंच, वही वकील फौजदारी के वही वकील हैं, उनकी नहीं बनती किसी जज के साथ। वो 6 वकील जो है वो पेश ही नहीं होते, कहते नहीं जी हमारा चेंबर से है, हमारा ये मसला वो मसला है। तो आपकी जब रोटेशन और घूमेंगे तो उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी भी होगी और इंशाल्लाह इससे बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। सर, आपने अभी 2007 का हवाला दिया था, जजेस बहाली की जो मूवमेंट चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, तो इफ्तिखार चौधरी साहब चाहते तो पाकिस्तान का पूरा जुडिशल सिस्टम रिफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉपुलर जज बनना पसंद किया। वो इंतज़ार करते थे कि टीवी के ऊपर टिकट चलाने वाले बंदे सारे मौजूद हैं तो फिर मैं ऑब्जर्वेशन देनी शुरू करूँ। साकिब निसार साहब उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, बंदयाल साहब स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वो भी एक ख़ास टिल्ट उनके रिफ्लेक्शन नज़र आती थी। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनते रहे, वो काफ़ी ज़्यादा अपने कामों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तरफ ले जाने में अपना रोल अदा करते रहे। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर इतना बुरा नहीं था जितना उनकी पर्सनालिटीज़ इस पर इन्फ्लुएंस करती, उसको तवाज़ुन लाने की ज़रूरत थी। लेकिन एक चीज़ जो अभी अदलिया की बहाली की तहरीक थी, क्या उस तरह की तहरीक इस पर आ सकती है? वकला निकल सकते बाहर कि नहीं निकल सकते? मेरा ख्याल है कि 2007 में जो वकला तहरीक थी उसका ऑल टुगेदर उसकी डायमेंशन डिफरेंट थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो उस वक्त डिक्टेटरशिप थी और बड़ी प्रोलॉन्ग डिक्टेटरशिप थी, एक लावा ऑलरेडी पक रहा था। और उसके बाद जब वो इफ्तिखार शोएब साहब के साथ ये वाक़या हुआ, तो मैं अपनी आपको बात बताऊं कि मैं उस वक्त अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। तो उस वक्त जब मैंने टीवी पे देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो
सदर मुमलिकत ने उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया, ये खबर आई थी। तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक कैफियत पैदा हुई कि है ये कैसे हो सकता है कि ये तो आइन और कानून में कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है कि एक बाकायदा वो तरीक़ाकार है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, उसके बगैर कैसे किसी को मुअत्तल किया जा सकता है। उसके बाद जो भी सिलसिला हुआ तो उसमें हुआ ये था कि वो एक लॉयर्स कम्युनिटी, क्योंकि बार और बेंच का आपस में एक बड़ा करीबी रिश्ता होता है, तो अगले दिन बगैर किसी के कॉल के तमाम वकला जो है वो एहतजाजन रोड्स के ऊपर थे। फिर वो तहरीक चली और उसका फिर जो भी अंजाम हुआ वटेवर। अब मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू था। ये यहाँ पे आज मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा ऑटोनोमस था। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो, या उसके अंदर वो जनरल क्यानी वाला वो एक, वो भी एक, देखिए वो भी एक चीज़ है कि वो फैक्टर था, वो भी बिल्कुल तो तारीख का हिस्सा है ना वो चीज़, वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो फैक्टर नहीं था ना। जो मैं अगले दिन रोड, बहुत सारों के लिए तो जेन्युइनली कॉस्ट थी। मैं आपको बताऊँ, अभी ये जो मौजूदा है जो 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के हवाले से, अब ये है कि बार के अंदर वो यूनिटी नहीं है। अब बार भी अनफॉर्चुनेटली हर इदारे की तरह पॉलिटिकली डिवाइड हो गई है। पहले भी लोग बार एसोसिएशंस में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते थे, अपने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ रखते थे, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए वो सब इकट्ठे होते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए इकट्ठे होते थे। लॉ मिनिस्टर की जो ग्रांट्स है ना वो सियासी वफादारियां बदल देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाँ, कहते हैं बात ये है कि इस वक्त वो सिचुएशन नहीं है। मौजूद हो, अगर आप या तो शायद भूल गए प्रोग्राम में, शायद खटक साहब आपको आवाज़ नहीं थी जा रही, अब आपको आवाज़ आ रही है तो दोबारा आपकी तरफ आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस तरह की तहरीक के मुझे कोई ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे। शायद खटक साहब आपको पहले आप ही की तरफ आए थे, आपको आवाज़ नहीं गई। आप बता दें 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में क्या इंसाफ के निज़ाम में आसानी होगी या इंसाफ ख़त्म होगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, इस मुल्क में इंसाफ का जनाजा उस दिन निकला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं। तो उस वक्त की जो PDM-1 की हुकूमत थी, उन्होंने उस फैसले के ऊपर जब अमल दरामद ना किया। शायद खटक साहब आपकी आवाज़ आना फिर बंद हो गई है, कोई आपके लिंक में इशू है। दोबारा आपकी तरफ आते हैं प्रोड्यूसर साहब, दोबारा लाइन डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करिए, शायद बंद हो गया ना। सर 28 में आईनी तरमीम, बैरिस्टर दानियाल साहब, NFC अवार्ड। देखें नदीम साहब, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम इसलिए आई क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी। अगर आपने अपने कपड़े धोए हैं और आपने आधे कपड़े धोए हैं और आपने शलवारें सारी छोड़ दी हैं तो मशीन आपको दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ, जो मेन चीज़ थी जो 27वीं तरमीम में मुझे लगता है जो एड्रेस होनी चाहिए थी, वो NFC अवार्ड्स है। ये बड़ा कैटेगोरिकल है कि कि आपके ये नहीं हो सकता कि उधार लेकर आप सूबे चलाओ। आप कह रहे हैं 28 में आईनी तरमीम में मेन इशू NFC अवार्ड होगा। देखिए उसमें बहुत बड़ा चीज़ होगा NFC अवार्ड। फिर अगर दूसरे उसके बाद लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट, 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट थी और रूह थी वो थी डेलीगेशन ऑफ पावर, और डेलीगेशन और डेवोल्यूशन ऑफ पावर, दोनों चीज़ें। डेलीगेशन होनी थी पावर लोकल बॉडी से और डेवोल्यूशन होनी थी जब पावर पैसा नीचे तक जाना था। आप सूबों को पैसे आपने देने शुरू कर दिए, लेकिन साथ लोकल बॉडीज़ एक्ट आप ले आए। लोकल बॉडीज़ एक्ट जो है वो सूबों को तो बांधता है लेकिन आइन या वफाक को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। अब आपने पावर्स लोकल बॉडीज़ के थ्रू आप दे रहे हो, आपने उस पर टाइम नहीं लिखा हुआ लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीक़ेकार से होगा। जिस तरह आइन में है 5 साल बाद इलेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो या डेलीगेशन ऑफ पावर लोएस्ट लेवल तक हो, तो फिर आपको जिक्र करना पड़ेगा लोकल बॉडीज़ का। और लोकल बॉडीज़ का आइन में जब तक जिक्र नहीं होगा, टाइम, तरीका कार किस तरह होगा तो नहीं होगा। दूसरा पैसा, लोकल बॉडीज़ देखें, एक चीज़ और बता दें, NFC के ऊपर एक बहुत बड़ा जो इशू है। देखें, आप एक पूल जमा करते हैं, आप सूबों को दे देते हैं। आपने सूबों को दे दिया किस चीज़ के ऊपर? पॉपुलेशन बेस के ऊपर। फिर उसके बाद आप एक ग्रांट देते हैं जो आप कश्मीर को देते हैं और GB को देते हैं। फिर आप ग्रांट देते हैं अफवाज को जो सूबों में KPK में या और सूबों में पहली बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रही है, फिर हम उसको दोबारा ग्रांट देते हैं। फिर हमने कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं किया हुआ कि जो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, आप 10 अरब रुपया टैक्स जनरेट करके दे रहे हैं और कोई एक सूबा किसी और तरह पूल इन कर रहा है, तो वो कैसे उसको बैलेंस करेंगे? कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको बैलेंस करना, कि उसका जिस तरह आपका एक इंडिकेटर्स के थ्रू उनको पैसे देने चाहिए कि ये टिक है, ये टिक है, ये टिक है। जो नहीं है, देखें उस पर एक चीज़ है कि हम एक लोअर लेवल आप डिटर्मिन कर देते हैं, लेकिन लोअर लेवल से हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन हर दफ़ा उधार लेके
देना और फिर अपने आप को चलाना, वफाक को चलाने के लिए नया उधार लें, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ मैकेनिज्म दैट इज़ प्रैक्टिकल और वो लॉन्ग टर्म अब चल सकता है। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, इस इशू को अभी और डिबेट करते हैं। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खटक साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपका जवाब अधूरा रह गया था 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, आपका रद्द-ए-अमल। मालिक साहब, मैं ये कह रहा था कि पहली बात ये कि जिस दिन इस मुल्क में 90 दिन इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला आया, तब से लेके आज तक उसके बाद जब लार्जर बेंच ने फैसला किया कि जो हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें थी वो जब हमें नहीं दी गई, तो ईवान के अंदर एक जाली मैंडेट के जरिए इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनाई गई। उसके जरिए में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कराई गई। तो अब इनकी ईवान में जो मौजूदा तादाद है, ये सारी कुछ फॉर्म 47 के हैं, कुछ हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें हैं, उनके जरिए इन तरामीम को मंजूर किया गया है। इन तरामीम के ऊपर हमारा बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। जिस दिन तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, जब हमारी 2/3 मेजॉरिटी ईवान के अंदर अल्लाह पूरी करेगा। हालांकि इस इलेक्शन में भी आपको पता है कि हमारी 190 प्लस सीट्स थी, लेकिन हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। तो जब भी हमारी तादाद पूरी होगी कौमी असम्बली के अंदर, हम 26वीं आईनी तरमीम को, 27वीं आईनी तरमीम को, ये जितने भी आईनी तरमीम जो है करेंगे, इसको बेसिकली तो गैर आईनी तरमीम है, हम इन सबको उड़ाएंगे। और ये बार बार एक जिक्र कर रहे हैं कि जी सियासी जो है आईनी मसाइल जो है वो आईनी कोर्ट्स में इन इशूज को एड्रेस किया जाएगा। तो एक साल तो उनका पूरा हो गया, एक साल के अंदर तो इन्होंने कोई आईनी कोर्ट बनाई नहीं थी। अब ये बार बार फौजदारी मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं। तो वही इमरान खान साहब तो सही बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो करेगी कितना अच्छा काम, ये अभी आने वाले दिनों से साबित होगा कि उससे अच्छा फंक्शनल करती है या उससे इंसाफ होता है या नहीं इंसाफ। इन्होंने ये मैं इसके ऊपर मालिक साहब, मुझे अगर आप टाइम दे, क्योंकि आप 35-40 मिनट को दे चुके हैं, तो मेरा तकरीबन 2 दफा मेरा टाइम बनता है, तो कुल मिला के 6-7 मिनट मेरे बनते हैं। एक ये कि इन्होंने ये बार बार फौजदारी मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप देख सकते हैं कि उनकी तारीखें नहीं लग रही, जजेस उनको सुन नहीं पा रहे, और जो जजेस लगा रहे हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर्स लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के पास गए कि जी हमें आजादाना फैसले नहीं करने दिए जा रहे। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखे, इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट है उनके जजेस ने लेटर लिखे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जजेस ने रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि जी हमें आजादाना काम नहीं करने दिया जा रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया जो है ये तकरीबन खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त गैर अनडिक्लेयर बादशाह जो है वो कायम है। इस तरह तो परवेज मुशर्रफ के दौर में पीसीओ जजेस का किरदार नहीं था जो आजकल ये जजेस लेके आ रहे हैं। तो ये तो बादशाह बता दें, और हम अभी हुकूमत तैयारी कर रही है कि 28वीं आईनी तरमीम भी लाएगी, तो 27वीं के ऊपर तो हमने बात पहले बहस की, अब 28वीं में भी राय दे दें। तो फिर मैं शाह खबर साहब से भी पूछ लूँ, NFC अवार्ड और ये साथ सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके ऊपर बात हो रही है, और लोकल बॉडीज, आपकी राय इसके ऊपर? अभी पहली बात यह कि लोकल बॉडी का इलेक्शन इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ किया उसके बाद दूसरा ये इलेक्शन कराएंगे। और इसके अलावा जो ये बार बार NFC का कह रहे हैं, NFC में तो हमें अपना ड्यू शेयर नहीं मिल रहा। जो 80, 70, 80, 90 हजार कबाइल जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका सारा बोझ आया खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जो इन्होंने कमिट किया था कि सालाना 100 अरब रुपए देंगे, तो ये तो हमें हमारे सूबे के जो ड्यू राइट्स है वो पहले से नहीं दे रहे हैं। अगर ये पंजाब या किसी दूसरे सूबे को पैसे ज्यादा दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ ये ज्यादती कर रही है, तो हम ऐसी किसी भी किस्म की तरमीम की ना हिमायत करेंगे ना उसको तस्लीम करेंगे जिसमें हमारे सूबे के जो है वो हकूक कंप्रोमाइज हो। और पंजाब में आपको पता है कि मरियम नवाज जो है वो खुद हारी हुई है, तो जाली मैंडेट के ऊपर ये आके ना इनके पास आवाम का मैंडेट तो नहीं है, तो इनकी जितनी भी कानून साजी है हम इसको नल इनवाइट करेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM के वो दोनों सुनवाते हैं इसी तरमीम के हवाले से, और फिर आगे आपको शाह खबर साहब से उसके ऊपर राय भी सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं। दिखाएगा ये स्टेटमेंट्स क्या इनकी। NFC अवार्ड में सारा हमारा पैसा सूबे के वजीर आला को दे दिया गया
कि भाई ये बांट देना, वो नहीं बांट रहा, ये है मसला। एमक्यूएम इल्जाम तराशियां और नफरत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे। पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, अगर ये बात नहीं सुनते, एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए, तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। 18वीं तरमीम रोल बैक होगी, क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। एमक्यूएम की बात को ज्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकालो। कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध। शाह खबर साहब, नए सूबे NFC वार्ड, ये इकट्ठी बहस अब आगे चलनी है क्या? मेरा ख्याल है नए सूबों की बहस जो है, या उस पर मेरा नहीं ख्याल है कि इतना आसानी से हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है उसमें नया सूबा तभी बन सकता है कि उस सूबे की प्रोविंशियल असम्बली खुद करारदाद जो है वो करे 2-2.5। तो इसलिए ठीक है, ये इस पर कंसेंसस डेवलप हो सकता है कि उसमें इंतज़ामी तकसीम हो जाए या वो, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम नहीं है। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, देखिए NFC अवार्ड बुनियादी तौर पर एक मिसाक है फाइनेंशियल मैटर्स का, चारों सूबों का और वफाक का, और वो मिसाक जो है वो उसकी जो रीइंफोर्समेंट होनी है हर 5 साल के बाद होनी है। बुनियादी तौर पे वो जो आपके जितने भी जो आपकी अर्निंग्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और उनकी वो बेसिकली तकसीम है वफाक और सूबों के दरमियान, और उसमें उसका तरीक़ाकार यही है कि वो हर एक सूबे की नीड के मुताबिक, उसकी आबादी के मुताबिक वो उनका शेयर उनको दिया जाएगा, और वो अगर मुत्तफिक हो जाएं तो अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा, वो एक अवार्ड नाफिज करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ख्याल है कि 2010 में कहीं एक NFC अवार्ड हुआ था जो यूनानिमस हुआ था। अगर उस पर कंसेंसस ना हो तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो हिस्सा है उस तकसीम का, वो 18वीं तरमीम के अंदर एक लाइन है ना कि वो हिस्सा लास्ट अवार्ड से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है। देखिए मैं ये समझता हूँ, अच्छा उसमें NFC अवार्ड में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस या वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उसमें ग्रांट इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट भी है प्रोविंसेस को। अगर कहीं पे कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई, कोई ऐसा सूरत हाल हो गई कि जिसमें NFC अवार्ड्स का जो हिस्सा है उससे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसमें ग्रांट इन एड भी दे सकता है, एडिशनल ग्रांट दे सकता है। AJK और GB को भी ग्रांट ही दी जाती है, उनका भी पॉपुलेशन की बुनियाद पे हिस्सा नहीं। देखिए उसमें मैं ये समझता हूँ कि NFC अवार्ड जो है उसको छेड़ना जो है वो उस पर जो सूबे हैं, छोटे सूबे हैं, उसमें एक एंजाइटी पाई जाएगी, उनमें जो है ये मेरा ख्याल है रिजेंटमेंट आएगी। बाकी तरामीम जो हुई है यूनानिमस हुई है, इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय PTI के और जमीयत उलमा इस्लाम NFC अवार्ड ठीक तो करना पड़ेगा शाह साहब। देखिए उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें जब तक आप नेशनल कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, उसको छेड़ना मैं समझता हूं कि इंतहाई सेंसिटिव होगा। और मैं ये देख रहा हूं कि जब NFC अवार्ड की बात होगी या उसमें सूबों के जो शेयर है उसके कम होने की बात होगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो सूबे हैं वो उस पर रिजेंटमेंट करेंगे, और वो फिर जो आपका एक फैब्रिक क्रिएट हुआ है यूनिटी का, वो डिस्टर्ब होने का खतरा है। आप बताइए बैरिस्टर साहब। सर इसमें तो एक खुशाइन बात सामने आई, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि अगर पैसों की जो इनके सूबे में अगर जो पैसा जा रहा है अगर उसमें कमी नहीं आती तो आई डोंट थिंक सो दे हैव एन इशू। तो शायद तो कह रहे हैं हमें सूबे को जो पैसा मिलना चाहिए उससे कम दे रही है तो अगर शायद अगर इसका मतलब ये ना कि अगर ज़्यादा दे तो फिर कोई इशू नहीं होगा, तो पैसे ज़्यादा है ना। तो ये दिस इज़ अ एवेन्यू दैट इज़ ओपन, एंड आई होप कि इनकी जमात का भी फिर ये स्टांस रहे कि अगर पैसे जितने मिल रहे हैं उससे ज़्यादा मिलें और किस मद में मिलें। तो मतलब आप इजाफी पैसे देने को तैयार है अगर NFC की सपोर्ट हो जाए तो। NFC अवार्ड रिवाइज करना पैसों से ज़्यादा तरीक़ाकार रिवाइज होगा, अमाउंट्स से ज़्यादा तरीक़ाकार। वो पैसा डिवॉल्व होकर नीचे तक कैसा जाएगा, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और उस पूल से किस को जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। वो किसी से पैसे लेना या कम या ज़्यादा आपके 3-4 इश्यूज ऐसे हैं। इसमें AJK और GB की ग्रांट्स है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और तीसरा आपकी डिफेंस स्पेंडिंग है। आपको इसका हल चाहिए, उसके बगैर आपका बजट नहीं ठीक हो सकता। आपने बिल्कुल ये आपने एक कूजे में बंद कर दिया है पूरे दरिया को। तो आपका इरादा क्या है? ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो मसले नहीं हल होंगे। अब इसके ऊपर हमारी ये कोशिश है कि सबको बैठकर देखें। NFC अवार्ड या तरीक़ाकार जो है ये 18वीं तरमीम में तमाम जमातों ने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया था, और एग्री क्या किया था कि पैसा नीचे तक जाए,
लोकल लेवल तक जाए, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होनी चाहिए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेकनिज़म है वो क्या होना चाहिए, जो मोडालिटीज़ हैं उनके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है अमाउंट से ज़्यादा। और अगर देखें, अगर हम तनकीद बराए इस्लाह के लिए वी आर ऑलवेज़ ओपन, लेकिन यहाँ जो है ना अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स होती है तनकीद बाय तनकीद, ठीक है, कि जिन चीज़ों के ऊपर अग्री भी करो, लेकिन अगर आपकी हुकूमत वो बात करती है तो आप उससे डिसएग्री करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अगर तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो देन आई थिंक विल कम टू नो कंक्लूजन और आवाम सफ़र करेगी। अगर बैठ कर तनकीद बाय इस्लाह के ऊपर काम करना है तो पार्लियामान है, एनएफसी अवार्ड्स के जो कमेटीज़ के बगैर तो नहीं होगा ना डिसाइड, या मीटिंग्स के बगैर तो नहीं होगा, उस पर अपनी राय दें। शायद इनकी राय हमसे बेहतर हो, शायद एक अच्छी राय सामने आए, लेकिन उसको एक कलेक्टिव तरीके के साथ हम सारे आगे लेके जाएं। शायद खट्टर साहब, एनएफसी के ऊपर कोई अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू होता है तो आपकी जमात की क्या तजवीज़ होगी, क्या राह होगी, कैसे इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए, शफाफियत भी आए और जिसका जो हिस्सा है उसको मिले भी, लेकिन पूरे मुल्क के हर सूबे के जहाँ ज़रूरियात है वो भी पूरी हो। बलूचिस्तान की बहुत ज़्यादा तरक्की के हवाले से ज़रूरियात है, तो वहाँ पे ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, वो आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगाने की, तालीमी इदारे बनाने की ज़रूरत है, तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए नए एनएफसी वार्ड में। खटक साहब, आपको पता है कि एनएफसी का जो ड्यू शेयर है वो आबादी के लिहाज से या रिसोर्सेज के लिहाज से ही बनता है, लेकिन हमारे ऊपर जब हमें मर्ज अजला दिए गए खैबर पख्तूनख्वा को, चूंकि वो इससे पहले फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, फाटा जितना भी था, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में वो जम हुआ 2019-20 में, तो इन्होंने कमिट किया था कि सालाना 100 अरब रुपए देंगे खैबर पख्तूनख्वा को। और आपको पता है कि वो एक जंग ज़दा इलाका था, वहाँ पे वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आया, क्योंकि वहाँ पे हमने पुलिसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को रिवाइज किया, तो उनके बहुत बड़े खर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो ये इनकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि छोटे सूबे के साथ ये हमेशा से ज्यादती करते हैं। हालांकि ये कोई एहसान नहीं कर रहे। खैबर पख्तूनख्वा जो बिजली के मत में नेट हाइडल जो प्रॉफिट है, बिजली के पैसे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से आप कमा रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कमा रहे हैं। तो जितना जो मेजर जंग है या मेजर जो पैसे हैं इस वक्त जो आपका पाकिस्तान चल रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा उसकी बुनियाद है। इसी के अलावा आपके जो बॉर्डर एरिया से जो इनकम्स हैं या जो आपके जो सेस में जो पैसे आप यहां से कलेक्ट करते हैं, तो वो बाकी सूबे से खैबर पख्तूनख्वा के शेयर ज्यादा बनता है। जो हमारा जो शेयर बनता है, जो हमारे सूबे को मिलना चाहिए, वो भी नहीं देते। बार के पाकिस्तान हमारा है, हम जो है उन इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते जिससे फेडरेशन को नुकसान हो, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम भी इन्होंने जिस तरीके से पास कराई, जो इनके पास मेंबर्स थे वो हमारे मेंबर्स थे, जिनको इमरान खान और तहरीक इंसाफ का वोट मिला। 27वीं आईनी तरमीम में इनके साथ जो मखसूस नशिस्तों के खवातीन बैठी हैं या जो इनके साथ ईवान के अंदर जो अकलियत की सीटें हैं, ये हमारी जमात के हिस्से की बनती थी। 8 फरवरी को भी इन्होंने मैंडेट के ऊपर डाका डाला, इनको मुफ्त की सीटें मिल गई। तो इनके पास तो इख्तियार नहीं है, इनको तो अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, अवाम ने इनको वोट दिया ही नहीं। ये तो आके काबिज है पाकिस्तान के ऊपर, हमारे अवाम के मैंडेट के ऊपर। तो इनकी किसी भी किस्म की कानून साजी में ना हम सहूलतकारी करेंगे, ना इनको वोट देंगे, ना इनको सपोर्ट देंगे, और इनकी तमाम तरामीम ये हम रिवाइज करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हमें इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी ईवान के अंदर। शाह खबर साहब, आपकी बात में काफ़ी वजन है कि जो सूबों से आवाज़ें आएंगी तो वो यूनिटी वाला सवाल सामने आ जाएगा। तो इसके लिए वफाकी हुकूमत को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, इंगेज करें कि व्हाट्स डूएबल इन दी एनएफसी वार्ड, तो फिर शायद रास्ता निकालना आसान हो जाए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इस स्टेज के ऊपर, इस इशू के ऊपर, देखिए ना, जब 18वीं तरमीम में, जब ये आपने खुद भी पॉइंट आउट किया, उसमें जो पिछला एनएफसी अवार्ड है उससे महसूलात की तकसीम ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा और उसमें सूबों का कंसेंसस था। और आपने देखा है कि वो जो 18वीं तरमीम हुई थी वो कोई 9-10 महीने के एक बड़े लंबे प्रोसेस के बाद उसमें बाकायदा रज़ा रब्बानी की क़यादत में एक कमेटी थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बहुत बेहतर तरीका कार था एज कंपेयर टू 26वीं और 27वीं, इससे बहुत बेहतर था। मैं ये बिल्कुल ये कह रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे जिसपे कि नेशनल कंसेंसस डेवलप हो के एक चीज़ सामने आई है, आईनी तरमीम आई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको इतनी जल्दबाजी में जो है ना सूबों को ऑन बोर्ड लिए बगैर, मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नहीं होगा। सर बैरिस्टर साहब, एक लाइन में, क्या नए सूबों वाली बात के ऊपर आप बहस खोलना चाहते हैं?
देखें नदीम मलिक साहब, जिन चीज़ों से मुल्क मजबूत हो, जिन चीज़ों से 18वीं तरमीम का जो स्पिरिट है वो एड्रेस हो, वो डेलीगेशन डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, जिससे सूबे जो हैं ख़ुद मुख्तार हों, जहाँ प्रोग्रेस जो है, चीज़ें जो हैं वो बेहतरी से चले और आवाम उससे फ़ायदा उठाए, वो सूबों की बहस हो या वो NFC हो। आई थिंक वी शुड ऑल बी ओपन टू इट। नए सूबों पर भी बहस के लिए तैयार है। आई थिंक दोनों के ऊपर होना चाहिए तैयार, बिल्कुल दोनों डिलिब्रेशन। देखें बहस जो होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, वो हतमी कोई फैसला नहीं होता। यू ओपन अ फोरम फॉर एन आर्ग्यूमेंट। और हर जगह देखें मौज़ूद माशरों में आपका ब्लैक और वाइट के बीच में ग्रे एरिया भी होता है, जहां आप अपना ओपिनियन देते हो। यू कैन डिसएग्री टू सर्टन थिंग्स, यू कैन एग्री टू सर्टन थिंग्स, लेकिन आप चीज़ों को सूबे किस तरह होने चाहिए, क्या होने चाहिए भी या नहीं होने चाहिए, या वो कोई और तरीक़ाकार इख्तियार होना चाहिए जिसमें पार्लियामान ना बने, मतलब डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एड्रेस होना चाहिए, वो जिस तरह भी हो। चौधरी साहब, शाह बाबर साहब, शायद खटक साहब, आप सबका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।